ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का और शुरुआत महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में आप जानते हैं भीषण युद्ध जारी है, आज 13वां दिन है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में अब हमला करने के लिए लगभग कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान में सब कुछ अमेरिका ने तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इसीलिए यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य कार्रवाई ने अपने लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब बस थोड़ा बहुत ही बाकी रह गया है। जब मैं चाहूं ये युद्ध खत्म हो सकता है, जब चाहूंगा तब खत्म हो जाएगी ईरान से जंग। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। ईरान से जारी युद्ध के बीच ट्रंप का ये बड़ा बयान, इसको डिकोड करना जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम अपने सहयोगी नीरज के पास। नीरज। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त वॉर रूम से जो बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल आ रही है ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्यों आखिरकार कह रहे हैं कि उन युद्ध खत्म करने वाले हैं। 5,500 हमले हो चुके हैं और इस सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला ना करने की गारंटी मिले तभी यह बातचीत हो सकती है, यानी कि वार्ता के लिए ईरान तभी तैयार हो सकता है जब तेहरान की ईरान के अधिकारों को मान्यता मिलेगी, तभी युद्ध खत्म किया जा सकता है। सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात की और ईरान के रुख को दोहराया है। अमेरिका ने ही और इजराइल ने ही युद्ध भड़काया है, ये कहा है पेजेश्कियान ने। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अधिकारियों को मान्यता मिलनी चाहिए ईरान की, तभी युद्ध खत्म होगा। युद्ध पर बोले हैं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान। रोमाना, तो मान्यता मिले, मुआवजा मिले, ये वो बड़ी शर्तें हैं जो ईरान की तरफ से रखी जा रही हैं। और अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि जंग खत्म करने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने वो जो शर्तें रखी हैं उन्हीं के बारे में विस्तार से देखिए। पहली बड़ी शर्त जो रख दी गई है, ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता मिले, ये कह रहे हैं मसूद पेजेश्कियान। दूसरी शर्त रख रहे हैं युद्ध से जो नुकसान ईरान को हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी, मतलब मुआवजा चाहिए ईरान को। और तीसरी बड़ी शर्त, भविष्य में ईरान पर हमला नहीं, ये गारंटी मिले। 3 शर्तें हैं जिसकी मांग ईरान की तरफ से की जा रही है। और इस बीच महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान युद्ध का ये 13वां दिन जो चल रहा है और ऐसे में देखिए किस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जब चाहूं तब ये युद्ध रोक सकता हूं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है युद्ध विराम की कोशिश में ट्रंप लगे हुए हैं। और साथ ही देखिए किस तरीके से ये दावों का सिलसिला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ईरान है जो कह रहा है जीते होते अगर तो युद्ध विराम क्यों चाहते डोनाल्ड ट्रंप। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है जल्द युद्ध रुक सकता है, कमोबेश सब कुछ तबाह और बर्बाद हमने ईरान में कर दिया है, ईरान में अब कोई ज्यादा टारगेट्स नहीं बचे हैं। तो कुल मिलाकर खुद ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस युद्ध में जीत को लेकर अपना दावा इन बयानों के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि युद्ध विराम की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप हैं, जीते तो हम हैं, हम युद्ध विराम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो जीत रहा होता है वो युद्ध विराम की बात नहीं करता है। कभी हमला ना करने की गारंटी अमेरिका को देनी होगी अगर अमेरिका ये युद्ध खत्म करना चाहता है। ये वो शर्त है जो रखी जा रही है फिलहाल ईरान की तरफ से। मिडिल ईस्ट में आप जानते हैं भीषण युद्ध जारी है, आज 13वां दिन है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में अब हमला करने के लिए लगभग कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान में सब कुछ अमेरिका ने तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इसीलिए यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य कार्रवाई ने अपने लगभग सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब बस थोड़ा बहुत ही बाकी रह गया है, जब मैं चाहूं ये युद्ध खत्म हो सकता है, जब चाहूंगा तब खत्म हो जाएगी ईरान से जंग। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक, पूर्व चेयरमैन गेल के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं पहले जनरल मेस्टन का रुख करती हूं और जरा जनरल मेस्टन से ही हम समझ लेते हैं। सर, एक तरफ अमेरिका की तरफ से ये दावा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब चाहूं तब ये युद्ध खत्म कर सकता हूं, अब तो कुछ खत्म करने के लिए ज्यादा बचा नहीं है ईरान में। आप कैसे इसको डिकोड करेंगे? रोमाना, देखिए, इसको डीकोड करना तो बहुत आसान है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के या यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेटेड पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं? मैं तो बोलूंगा एक भी नहीं हुआ है। ना तो रेजिम चेंज हुआ है, ना इनकी मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो पाया है। और तीसरा, वो जो न्यूक्लियर के बारे में हर बार बात होती है कि वो जो इनका एनरिच्ड न्यूक्लियर है वो पड़ा हुआ है, उसको हम कैप्चर कर लेंगे और इनको न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे। तो मिलिट्री पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव नहीं हुए हैं, तो ये दावा कर देना तो मैं बोलूंगा एक इमेच्योर स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट का। लेकिन वो पूरी वर्ल्ड को पता है, वो कहीं पर भी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, उनको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। जहां तक ईरान का सवाल है, उन्होंने भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए हैं युद्ध के लिए, ये सीज फायर के लिए जब भी होती है। उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का आपको बता दिया कि फंड होना चाहिए और वो उसमें भरपूर अमेरिका, इजराइल या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड करेगा। और दूसरा कि कोई भी एक पूरी गारंटी, लिखित गारंटी होगी कि कोई वॉर उसके बाद अटैक नहीं होगा। और ऑफ कोर्स पहली तो ये है कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जी। तो मेरे को लगता है ये हार्डलाइन स्टैंड तो दोनों के रहेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो शायद अपने वोटर्स को दिखा रहे हैं कि वो विन कर चुके हैं। अभी तक विन क्या किए हैं? अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में शिप्स का आना जाना नहीं है, ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। तो मेरे ख्याल दीज आर इमेच्योर स्टेटमेंट्स। लेकिन ऑन ग्राउंड देखिए ये है, जब तक ये ईरान अपनी क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से फायर करता रहेगा पूरे इस इलाके में, गल्फ स्टेट में। लेकिन एक और चीज इसमें बड़ी बात कह रहे हैं सर, देखिए वो अस्थिरता अभी भी बनी हुई है और इस बीच ये दावे जिसको जनरल मेस्टन ने आपके लिए डिकोड किया है, इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, महायुद्ध ब्रेकिंग आ रही है। ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है। अभी की बड़ी खबर ये कि अमेरिका ने अब ईरानी नागरिकों को चेतावनी जारी की है। अमेरिका की ईरानी नागरिकों को यह चेतावनी है, नेवी बेस से दूर रहे ईरानी नागरिक, ये अमेरिका की तरफ से ईरान के लोगों को चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। ईरानी नौसेना के जहाजों से दूर रहे नागरिक, ये यूएस की तरफ से कहा जा रहा है। और ऐसे में सवाल है कि अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों को अब निशाना बनाने वाली है बड़े पैमाने पर। इसी वजह से क्या ये चेतावनी जो अमेरिका की तरफ से ईरान के आम लोगों के लिए जारी की जा रही है? फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं वॉर रूम अपने सहयोगी नीरज के पास। बिल्कुल, वॉर रूम से इस वक्त हम बड़ी जानकारी आपको दे दें रोमाना। दरअसल आईआरजीसी की तरफ से आई है। अमेरिकी सेना की धमकी के बाद ईरानी सेना आईआरजीसी ने भी पलटवार किया है। ईरानी जो सेना है, जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसने कहा कि बंदरगाह निशाना बने तो कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। यानी कि अगर ईरान के बंदरगाह अगर निशाना बनते हैं तो कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। और धमकी देते हुए साफ कहा कि हमलों में ईरान के बंदरगाहों और डॉक को खतरा नहीं सहा जाएगा। यह कहा है आईआरजीसी की तरफ से। बंदरगाह और डॉक को निशाना बनाएगी, क्योंकि अमेरिका ने कहा था ये, और अमेरिका ने कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ी कार्रवाई की थी, ये हम लोग जानते ही हैं। और इसीलिए अब आईआरजीसी की तरफ से ये धमकी दी गई है कि इजराइल और अमेरिका को ये नई धमकी कि अगर हमारे बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे तो हम आपके जो यानी कि मित्र देश जो है आपके गल्फ कंट्रीज में, वहां पर आपके अटैक करेंगे उन पोर्ट्स को, और आपके जो मित्र देशों के जो जंगी जहाज हैं उन पर भी हम निशाना बनाएंगे, ये कहा है आईआरजीसी ने। रोमाना, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर एक तरफ से हमले की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ उसको लेकर जबानी पलटवार कर रहा है। मतलब डाल डाल पात पात वाले हिसाब से यहां पर वार पलटवार का खेल चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कार्रवाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान। 28 बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को हमने नष्ट कर दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की 7 से 8 हजार मिसाइल हमने तबाह कर दी है, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। ईरान में ड्रोन बनाने वाले कारखानों पर हमले जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे तो बड़े दमदार और जोरदार किए जा रहे हैं, सुनिए। But think of it, they had thousands of missiles, 7,000-8,000 missiles. We got many of them before they got to launch. They have drones all over the place. We got many now. We're knocking out the drone plants, as you know, going fast.
They started talking about mines, so we hit 28 mine ships as of this moment, 28. तो सुना आपने बड़ा दावा जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। सीधे आपको लेकर चलते वॉर रूम नीरज के पास। नीरज, बिल्कुल रोमाना, वॉर रूम से जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ट्रंप का दावा है। ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा दावा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया है। ये कहा है ट्रंप ने कि 5,500 अटैक्स किए हैं और इन अटैक्स में अब कुछ बचा नहीं है। ईरान को इस तरह की पूरी उम्मीद नहीं थी, ये कहा है ट्रंप ने। और साथ ही कहा है कि ईरान लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। अमेरिका ने 58 नौसैनिक जहाजों को नष्ट किया है इन 12 दिनों में। साथ ही ईरान की वायुसेना को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। रोमाना, And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. तो ये दावे जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि बड़े दावे कर रहे हैं, दमदार दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत फिलहाल कुछ और नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे रक्षा विशेषज्ञ जनरल बेस्टन लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जनरल बेस्टन से ही समझते हैं। सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए अमेरिका में हम सब जानते हैं इसी साल मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं और ऐसे में जाना होगा अपने लोगों के बीच डोनाल्ड ट्रंप को। वहां पर उनके सामने बड़ी चुनौती है। अपने लोगों के बीच तो वो ये संदेश दे ही रहे हैं कि जीत लिया, जिस मैदान में उतरे थे वहां फतेह कर ली। लेकिन सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह भी नजर आ रहा है कि रूस आज तक यूक्रेन में उलझा हुआ है और ऐसे में कहीं अमेरिका भी यहां ईरान में फंसकर ना रह जाए। बचने का रास्ता भी एक तलाशने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल रोमाना, एक एस्केप रूट का सोचा जा रहा है क्योंकि एक्चुअली अभी मैं बोलूं तो वो लॉक हो चुके हैं इस लड़ाई में और इसका कोई अंत किसी को दिख नहीं रहा है। और ये लड़ाई तो ऐसी अभी हो चुकी है कि देखिए ईरान भी बहुत कैपेबल है और वो अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स रोज फायर कर रहा है, चाहे इजराइल हो चाहे ये गल्फ स्टेट्स पे हर जगह फायर कर रहा है। और पूरा उसने देखिए एक इंटरनेशनल रैंसम के तौर पे मतलब वहां पर एक पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है वो पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। वहां शिप्स का मूवमेंट बंद है और कल 3 शिप्स जो मर्चेंट शिप्स थी किसी कंट्रीज की, 3 कंट्रीज की, जिसमें थाईलैंड और जापान और लाइबेरिया, उसमें कुछ इंडियन क्रू भी थे। तो आपने देखा उनको कैसे IRGC ने डैमेज कर दिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले बात तो देखिए एक मिलिट्री में वॉर इज अ सीरियस बिजनेस। वॉर में कोई लूज स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता। आपने इंडिया की मैच्योरिटी देखी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हम कितने नपे तुले स्टेटमेंट देते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप तो कुछ भी बोल रहे हैं और वो अपनी इमेज और अपनी क्रेडिबिलिटी अपने लोगों के बीच में डाउन कर रहे हैं क्योंकि देखिए वॉर का आउटकम तो ग्राउंड पे सबको दिख रहा है और आज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अमेरिका का भी जिसको ग्राउंड में नहीं पता चल रहा है। तो वो भी अपने माइंड में एनालाइज करेगा कि व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप जो बोल रहे हैं और जो ग्राउंड की हकीकत है वो तो बहुत वेरिएशन में है। तो उल्टा ना पड़ जाए कि इलेक्शंस का लॉस उनको हो जाए। तो वॉर एक सीरियस बिजनेस है, लूज स्टेटमेंट कोई नहीं देना चाहिए। आप देखिए ईरान उस लिहाज से मैं बोलूंगा काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है लेकिन स्टेटमेंट नपे तुले दे रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप तो अंदाज नजर आ रहा है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस अंदाज में ईरान की तरफ से फिलहाल बातें कही जा रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। एक तो वैसे ही उनकी छवि ऐसी है कि बिना सोचे समझे, बिना तोल मोल के बोल उनकी जबान से निकलते हैं और उसी अंदाज में अभी युद्ध जैसे गंभीर मसले को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा है। और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बड़ा बयान कि ईरान की सैन्य क्षमता हमने लगभग खत्म कर दी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की नौसेना, वायुसेना हमने करीब करीब ध्वस्त कर दी है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हम तो बहुत जल्दी पटरी पर लौट आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये हुंकार भरी जा रही है। तेल की कीमतें काफी तेजी से गिर रही हैं, तेल की कीमतें उम्मीद से कम बढ़ी हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। We've knocked out their navy, their military in all forms. We've knocked out just about everything there is, including their leadership. Twice. We knocked out twice their leadership, and now they have a new group coming up. Let's see what happens to them. But 47 bad years we suffered with them, not only us, the rest of the world, and we'll be back on track in a pretty short while.
Prices are coming down very substantially. Oil will be coming down. तो तेल की कीमतें भी गिरेंगी, ये दावा है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल दुनिया में तेल को लेकर संकट नजर आ रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। इस बीच सीधे वॉर रूम लेकर चलते हैं आपको नीरज के पास। नीरज, रोमाना, वॉर रूम से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो युद्ध जीत गए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से क्या चेतावनी दी गई है? ईरान ने साफ तौर से कहा है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी है कि कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, यह ईरान ने कहा है अपनी नई धमकी में। और ईरान ने क्या कहा है कि ईरान की सैन्य कमान ने बुधवार को कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। यानी कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी जो कच्चे तेल की कीमत है वो $200 तक लेकर जाएंगे। ये IRGC ने धमकी दी है। इस वक्त की महंगे तेल की कीमत के लिए तैयार रहे दुनिया। तो देखिए आपने दावे, एक तरफ अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से। ईरान जो दावा कर रहा है कि तैयार हो जाए दुनिया, तेल की कीमत जो है वो $200 प्रति बैरल तक पहुंचेगी। और ये दावा ईरान की तरफ से क्यों किया जा रहा है, किस आधार पर किया जा रहा है, ये समझेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं कंट्रोल रूम अपनी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा जी रोमाना, देखिए ईरानी सेना की इस बड़ी धमकी के बीच में हम दर्शकों को दिखाते हैं कि रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितने तेल का निर्यात होता था और कौन सा देश महायुद्ध के पहले कितने प्रतिशत तेल का निर्यात करता था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया तेल रिजर्व का हिस्सा जारी करेंगे। ये जो बड़ी हलचल है उसके मद्देनजर आपको बता रहे हैं G7 देशों ने तेल संकट और रिजर्व तेल पर चर्चा की है। जिस तरह का तेल संकट बना हुआ है विश्व के ऊपर, उसको लेकर चर्चा हुई है। तेल गैस की कीमतें बढ़ी तो महंगाई दर भी बढ़ेगी, EU ने एक साफ साफ कह दिया है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध के बावजूद भी तेल की कीमत उम्मीद से कम बढ़ी है, जो इजाफा हुआ है वो उम्मीद से कम हुआ है। और साथ ही ईरान धमकी दे रहा है कि तेल की कीमत $200 पार हो जाएगी प्रति बैरल। ये ईरान धमकी दे रहा है। निर्यात कितना होता था वो आपको बताएंगे। होर्मुज के जरिए ईरान का तेल कारोबार जारी है, जिस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन होर्मुज जो ईरान की ताकत है उस पर अभी भी ईरान का पूरा कब्जा है और इसीलिए कह रहा है कि डॉलर की कीमत $200 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमत हो जाएगी। रोमाना, बिल्कुल, तो ये दावे आपने देख लिए हैं, इनके पीछे की वजह आपने जान ली है। और अब जरा इन दावों को लेकर असलियत में क्या स्थिति रहने वाली है, तेल को लेकर, गैस को लेकर, सीधे खास मेहमान का रुख करेंगे। डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व चेयरमैन गेल के, और उन्हीं से समझ लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष, आपका अंदाजा क्या कहता है, ये जिस तरीके की स्थिति अवरोध बना हुआ है यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, इस वजह से भारत के संदर्भ में खास तौर से हमें किस तरीके की तैयारी रखने की जरूरत है? देखिए, मैं कल के आपको 3 पॉजिटिव न्यूज बताना चाहता हूँ। एक तो ईरान ने 2 जो तेल वाहक थे इंडिया के, पुष्पक और पिरमल, उसको अलाउ कर दिया है यहाँ आने के लिए। तो होपफुली इट विल बी कंटिन्यूड, दैट इज 1। नंबर 2, IEA एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उससे भी कल 400 मिलियन बैरल तेल को रिलीज किया है फॉर द वर्ल्ड एज सच। और तीसरी जो गुड न्यूज ये है कि सप्लाई फ्रॉम रशिया हैज इन्हांस्ड फ्रॉम अराउंड 45%, जो करीब करीब 30-35% थी, वो 35% हो गई है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें अभी है क्राइसिस है, इसको हम कैसे डील करें वो हमको देखना है, लेकिन इसमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है जी। और हमको पेशेंस के साथ ये भी सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, कि एज ए सिटीजन व्हाट वी कैन डू एज ए सिटीजन। मेरी एक अपील है सभी लोगों से आपके माध्यम से कि 10% एनर्जी कंजर्वेशन वो अपने घर में करें, अपने ट्रेवल में करें, और जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ करें, क्योंकि ये हम लोग के लिए, हम लोग एक रेजिलिएंट कंट्री है, हम लोग गिर के उठने वाले लोग हैं। तो हमको ये सोचना है एज ए सिटीजन हम क्या करें। सरकार अपनी ओर से, जितना मैंने कल पूरा पढ़ा है, सरकार इससे अच्छा व्यवस्था अभी
शायद नहीं कर पाएगी। और महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं डॉक्टर आशुतोष कि सरकार की तरफ से जितने कदम हो सकते थे सरकार ने उठा लिए हैं और अब जिम्मेदार नागरिकों के तौर पर आपकी हमारी हम सब की जिम्मेदारी है, हमको भी जो एनर्जी है उसको जरा बचत के साथ संभल कर फिलहाल इस्तेमाल करना है क्योंकि ये संकट वैश्विक है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जहाजों पर हमले का असर जो तेल बाजार है, जो मार्केट है, उस पर पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है। $100 प्रति बैरल एक बार फिर से तेल के दाम पहुंचे हैं। तेल सप्लाई कम होने की वजह से ये तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तेल जहाजों पर हमले जो हो रहे हैं उसी वजह से आप जानते हैं कि ये सप्लाई प्रभावित हुई है। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था तब जो तेल की कीमत थी वो करीब $73 थी प्रति बैरल, लेकिन उसके बाद हमने देखा कैसे इस युद्ध के जारी रहने के चलते एक समय तो ऐसा आ गया था जब तेल की कीमत जो है वो $110 को भी पार कर गई थी प्रति बैरल। हालांकि फिर इसमें कमी आई, $90 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल की कीमत आई थी, पर अब एक बार फिर से बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में ये उछाल देखने के लिए मिल रहा है, ये इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। $100 प्रति बैरल इस वक्त कच्चे तेल की कीमत पहुंच चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत में गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश का शहर है नोएडा, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ नोएडा में गैस सिलेंडर को लेकर किल्लत बढ़ गई है। एजेंसीज गोदाम के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो चाहे गैस एजेंसीज हो, चाहे गैस के गोदाम हो, लोगों की लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। ऑनलाइन बुकिंग में परेशानी हो रही है, इसी वजह से लोग जो हैं वो एजेंसी के बाहर खुद पहुंच रहे हैं बुकिंग करवाने के लिए, गोदाम के बाहर पहुंच रहे हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की नोएडा से एक रिपोर्ट। नोएडा में गैस की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है, जहां कॉमर्शियल गैस पूरी तरह से जो दुकानदार हैं उन्हें नहीं दी जा रही है, तो वहीं घरेलू गैस को लेकर के भी किल्लत शुरू हो गई है। आज दूसरा दिन है, लोग पिछले 2-3 दिनों से लगातार गैस गोदामों में आकर के खड़े हो रहे हैं। सुबह 5 बजे से लाइन लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिल रही है। और ये वो लोग हैं जो अपनी बुकिंग करा करके पिछले 3-4 दिनों से लगातार गैस गोदाम पर पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें उनका सिलेंडर मिल सके। क्या वजह है, जो गैस एजेंसियां हैं वो क्या बता रही हैं, क्यों गैस नहीं मिल पा रही है आप लोगों को? हमारे यहाँ तो बता रही है कि वो प्लास्टिक का सिलेंडर उसका आ रहा है 10 किलो का, तो बोल रहा है कि ये वो इसको कन्वर्ट कराओ और फिर तुमको ये मिल जाएगा। वहाँ भी गए कन्वर्ट करा तो यहाँ बता रहा वहीं मिलेगा, यहाँ मिल ही नहीं रहा है। आप लोग कितने दिन से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं? 4-5 दिन हो गया हमें चक्कर लगाते हुए। वहाँ पर भी लाइन में लगाते हैं तो पूरे दिन जाते जाते हमें सिलेंडर ही नहीं मिलता वहाँ तक। फिर कहते हैं बाद में आना अगले दिन हम लाइन लगाते हैं। 5 दिन से छुट्टी करके, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बताओ मारते हैं उन्हें, नाले में फेंक दें, बताओ। तो यानी आप देख सकते हैं कि सुबह से सिलेंडर लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों को गैस नहीं मिल रही। नहीं मिल रही भैया, पॉइंट पे भी हो गया, पॉइंट पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे आए यहाँ पे भी कोई नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है कोई कमी नहीं है सिलेंडरों के, बट हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पे सब परेशान है। देखिए किस तरीके से लोग किताब लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। कब आए हैं आप यहाँ पर ही आए हैं? 2 दिन आए हैं, 2 दिन में नहीं मिला मेरे को। महिला पार्क में मैंने सिलेंडर लगा रखा है, कम से कम 100-150 का सिलेंडर लगा रखा है, वहाँ गाड़ी नहीं जा रही है। यहाँ से कहते हैं गाड़ी जा रही है, गाड़ी कहीं और जा रही है। एजेंसी वाला कहता है गोदाम पे जाओ, गोदाम वाला कहता है गाड़ी वाले के पास जाओ, कहाँ जाए। तो यानी आप देख सकते हैं कि लगातार जो उपभोक्ता हैं वो एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, गैस गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिल रही है। जबकि सरकार और प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है। तो देखिए, ये वो फर्क है जो नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि गैस को लेकर किसी तरीके की किल्लत नहीं है, लेकिन गैस को लेकर मिसमैनेजमेंट तो जरूर है, जो लोगों की तकलीफ देखकर समझ में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन हमको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। महायुद्ध से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह है कि इजरायल पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायल में 150 मिसाइल्स दागी हैं। हमला नाकाम करने में इजरायली सेना लगातार जुटी हुई है।
बड़ी खबर है ये, कहां तो इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा था और अब जानकारी ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह ने पलटवार इजराइल पर जोरदार किया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने इजराइल में 150 मिसाइल दाग दी हैं और इन मिसाइल हमलों को नाकाम करने में इजराइल की सेना जुटी हुई है। देखिए, एक बात तो इस बार इस युद्ध में देखने के लिए मिल रही है कि इजराइल का वो जो सुरक्षा कवच था, वो आयरन डोम था, वो लेजर बीम्स थी, जिसको लेकर इजराइल की मजबूती पूरी दुनिया देखा करती थी। इस बार वो ताकत इजराइल की नजर नहीं आ रही है अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा करने में, जिस वजह से जो मिसाइल्स, जो रॉकेट्स, जो ड्रोन्स दागे जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, ईरान की तरफ से, उससे इजराइल में भी नुकसान हो रहा है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम अपने सहयोगी नीरज के पास। नीरज, रोमाना, वॉर रूम से इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो दरअसल इराक से मिल रही है, फारस की खाड़ी से, जहां पर तेल टैंकर पर जो अटैक हुए हैं उसको लेकर ये जानकारी मिल रही है। तेल टैंकर पर हमले को लेकर इराक ने दावा किया है कि 2 विदेशी टैंकर्स में आग लगी है उनके समुद्री क्षेत्र में, और 2 विदेशी टैंकर में जो आग लगने से एक की मौत हुई है, 25 लोगों को रेस्क्यू कराया गया। जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं दरअसल स्क्रीन पर, ये वहीं की इराक के ही बंदरगाह की है, जो कि वहां के बसरा प्रांत का एक बड़ा पोर्ट है कसर, वहां पर यह आग लगी है इसमें, और इसमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। एक आदमी की मौत, एक शख्स की मौत बताई जा रही है। यह इराक की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई है और यह भी कहा गया है कि यह आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही है इसमें। और इराक का यह अल्फो बंदरगाह है जिस पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीर है ये बिल्कुल सीधा, ये वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें अटैक होने के बाद इस ऑयल टैंकर में आग लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त वॉर रूम से मिल रही है, रोमाना। और आप इस खबर को इस रूप में भी देख सकते हैं कि देखिए कैसे ईरान की तरफ से टैक्टिकली टारगेट्स को चुना जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका और ईरान के बीच 13 दिन से ये जो महायुद्ध चल रहा है इसका अभी तो कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करने का नया दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। अमेरिका के केंटकी में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, बचा हुआ काम भी जल्द पूरा करना होगा। ये दावा जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ईरान को आफत का पता ही नहीं चला जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल ने अचानक से ईरान पर हमला बोला। ट्रंप दोहरा रहे हैं कि वो युद्ध जल्द खत्म कर देंगे। ट्रंप कह रहे हैं ईरान को पता ही नहीं चला कि उस पर अमेरिकी आर्मी ने हमला बोला है और ईरान ये समझने में भूल कर बैठा कि उस पर कितनी बड़ी आफत आई है। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हुए नुकसान पर भी विस्तार से बात की है, सुनिए। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों, इन दावों से ईरान के जो इरादे हैं वो जरा भी टस से मस होते हुए नजर नहीं आ रहे। ईरान ने बाकायदा एलानिया लहजे में कह दिया है सिर्फ अमेरिका के चाहने से यह युद्ध खत्म नहीं होगा, यह कह रहा है ईरान। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां कह रहे हैं पहले यह गारंटी दी जाए कि ईरान पर आगे भविष्य में कोई हमला नहीं होगा। बाकायदा गारंटी ईरान चाहता है, युद्ध से ईरान को हुए नुकसान की भरपाई चाहता है ईरान, और शांति के लिए, क्षेत्रीय शांति के लिए तेहरान प्रतिबद्ध है, यह भी ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। लेकिन साथ ही कुछ शर्तें हैं जो ईरान की तरफ से सामने रख दी गई हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा है कि ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता देनी होगी, मुआवजा देना होगा, भविष्य में हमला न करने की गारंटी देनी होगी। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जनरल सिंची मिस्टन का हम रुख करेंगे और जरा उन्हीं से समझ लेते हैं। जनरल मिस्टन, आपको क्या लगता है जिस तरीके से दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं और हम सब देख पा रहे हैं कि अमेरिका भी इस सिचुएशन से अब निकलना चाह रहा है, शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको और लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं, तो ऐसे में किस दिशा में अब ये मामला आगे बढ़ेगा? क्या इसका कोई हल जल्दी हो सकता है? देखिए, हल तो जल्दी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक विल होनी चाहिए दोनों तरफ से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं वो तो एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है और वो हॉलो स्टेटमेंट्स है, और जहां तक ईरान है वो भी अपना डटा हुआ है। तो
दोनों की विल तो अभी भी अड़ी हुई है, ईगो की लड़ाई हो रही है, लेकिन नुकसान इसमें सबको हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हो रहा है। और देखिए, पहली बात तो आप लार्जर पिक्चर देखिए, ये लड़ाई हो रही है 3 देशों के बीच में, जिसमें है एक साइड पे तो है ईरान और अपोजिंग फोर्सेस उसके हो गए यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल कंबाइंड। अगर ये लड़ाई इन 3 देश के बीच में है तो लेजिटिमेट टारगेट इनकी कंट्रीज और इनके लोग और इनका मिलिट्री स्ट्रक्चर बनता है, और ईरान वो कर रहा है। लेकिन ईरान ने भी कुछ थोड़ी लिमिट्स पार कर दी है। देखिए, एक छोटा उदाहरण आप देखिए, 135 कंट्रीज हैं जनरल असेंबली में, यूएन जनरल असेंबली में, जिन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उसको फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भेजा गया कि ईरान जो गल्फ कंट्रीज पे अटैक कर रहा है उसको कंडम किया जाए, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में ये रेजोल्यूशन कल पास हो गया। चाइना और रूस जो उसके सपोर्टर्स हैं उन्होंने एब्सटेन किया। तो कहने का मतलब है 135 कंट्रीज का तो यहाँ पर एक दिखता है कि वो गल्फ कंट्रीज को सपोर्ट करे और ईरान के अगेंस्ट करें। चाइना और रशिया ने एब्सटेन किया है। क्या साफ निर्भर होता है कि आज ईरान थोड़ा अलग स्थल पड़ रहा है जो उसके लिए ठीक नहीं है। दूसरा, ईरान को कोई अधिकार नहीं है इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स को ब्लॉक करना। पर जनरल मिशन, ईरान तो शायद इस दुनिया में पहले से ही अलग थलग था, और अमेरिका ने ही इसकी शुरुआत कई दशक पहले कर दी थी, और ईरान को तो इस स्थिति में रहने की आदत है ना। अभी सवाल तो ये है कि ठीक है, हम यहाँ पर यूएन में जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खुद यूएन और यूएन का जो अस्तित्व है या उसकी जो हैसियत है वो अमेरिका की नजर में क्या है, ये भी दुनिया देख रही है। कैसे पूरी दुनिया के जो कायदे कानून है उसको ताक पर रखकर अमेरिका और इजराइल ने, जब वार्ता चल रही थी, बातचीत हो रही थी, उसी दौरान ईरान पर यह हमला कर दिया, और हमला भी ऐसा कि न सिर्फ उनकी सैन्य ने उनके राजनीतिक नेतृत्व को खत्म किया, बल्कि देखिए ना आप, कैसे मिनाब के अंदर वो छात्राएं, छोटी छोटी बच्चियां जिनको मार दिया गया, स्कूल पर बॉम्बिंग अमेरिका की तरफ से की गई है। मैं आ रही हूं जनरल मिनिस्टर आपके पास, एक और महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है, दर्शकों को जाननी चाहिए। कुवैत ने ड्रोन हमले को नाकाम करने का बड़ा दावा किया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश के उत्तरी हिस्से में एक ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद सेना ने सफलतापूर्वक उसे इंटरसेप्ट किया है। इस हमले के बाद कुवैत के अधिकारियों ने देश में हाई लेवल सुरक्षा खतरे की चेतावनी भी जारी कर दी है। तो लगातार ईरान की तरफ से ये जो खाड़ी के देश हैं, इन पर हमले किए जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है ईरान की रणनीति इस वक्त यही है कि किसी तरीके से इस युद्ध को खाड़ी के देशों में और फैला दिया जाए, ताकि इन देशों की तरफ से दबाव में अमेरिका को लिया जाए। ये भी एक रणनीति जिस पर आगे ईरान बढ़ रहा है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलूंगी कंट्रोल रूम, कुछ और अहम जानकारियों के लिए अपनी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, देखिए महाजंग का 13वां दिन, और 13वें दिन के युद्ध में ईरान ने अमेरिका के 17 से ज्यादा मिलिट्री बेस पर हमला किया है। ईरान ने अपने पड़ोसी 8 देशों पर हमला किया है, जहां या तो अमेरिकी मिलिट्री बेसिस हैं या फिर अमेरिकी दूतावास या राजनयिक रहते हैं। ईरान का बड़ा हमला अमेरिकी ठिकाने तबाह कहां हुआ है। देखिए, यूएई में जो मिलिट्री बेस है, वाणिज्यिक दूतावास है, नेटो का बेस यहां पर है, यहां पर ईरान ने बड़ा हमला किया था। इसके अलावा सऊदी अरब की बात करते हैं, यहां पर भी यूएस का काउंसलेट और एयर बेस पर हमला हुआ। बहरीन पर नौसेना का बेस और यूएस सैनिकों का होटल जहां पर सैनिक रुके हुए थे, वहां पर हमला हुआ था। कुवैत की बात करते हैं, मिलिट्री बेस, एयर बेस, रडार बेस, यहां पर जोरदार हमला हमने देखा। इसके अलावा जो ये तमाम वो जगह आप देख रहे हैं, इराक में विक्टोरिया एयर बेस, इरबिल एयर बेस, बगदाद बेस, यूएस काउंसलेट, यहां पर भी लगातार ये हमले जारी है। ईरान यहां बड़े हमले, यानी कि चुन चुनकर वो जगह जहां पर यूएस के अधिकारी या सैनिक ठिके हुए थे, रह रहे थे, वहां पर हमला किया गया है। रुमाना। तो आइए सीधे एक बार फिर से मेहमानों का रुख करेंगे, जनरल मिस्टन से ही जरा समझ लेते हैं। जनरल मिस्टन, फिर ये तो एक तरीके से वो रणनीतिक हमले हैं ना, जो सोच समझकर अपने टारगेट बड़े चुनकर ईरान की तरफ से जहां निशाने साधे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ईरान के पास पूरा अधिकार है, जो उनके लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, जो वहां पर बेसिस है, उसको टारगेट करने का तो बिल्कुल क्लियरेंस है। लेकिन वहां के देखिए ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में, गल्फ कंट्रीज में लोगों को आप उसमें देखिए कुछ भारतीय भी मर गए हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, कई कंट्रीज के लोग मरे, कुछ ईरानी भी मरे हैं। तो ये तो थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं वहां के बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को और टारगेट करेंगे। देखिए, आपने लड़ाई को और विस्तार कर रहे हैं। अभी तो ये, इस पे तो हम बहुत बड़ी डिबेट कर सकते हैं कि ये लड़ाई क्यों शुरू हुई और क्यों नहीं हुई, ये तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकते हैं। एक सीधा सवाल ये भी उठता है, पिछले 2 साल का आप एमईए का रिकॉर्ड देख लिए,
ईरान की सेना IRGC ने, वो सेना मैं नहीं बोलूंगा, वो तो एक अलग ही उनकी सिस्टम है जो रिजीम को प्रिजर्व करती है। 28 उन्होंने हमारी वेसल्स को हाईजैक किया था, मतलब बोर्ड किया था। उसमें से 778 जो हमारे सेलर थे इन मर्चेंट शिप्स में, उनको उन्होंने कैप्चर किया था। आज एज ऑन जो लास्ट इन्होंने शिप पकड़ी थी हमारी जनवरी में, उसमें 16 सेलर्स उन्होंने कैप्चर किए थे और 8 रिलीज अभी तक हो चुके थे। और वहाँ जो एम्बेसडर है उनको मुश्किलात इसलिए होती है क्योंकि वहाँ कंसुलेट एक्सेस तक नहीं मिलता है। IRGC करता क्या है, ये शिप्स को जाता है, वो बेसिकली स्मगलिंग करवाते हैं और उनको वहां पर कमीशन मिलता है। आपको याद होगा हमारे 3 जो टूरिस्ट टाइप लोग गए थे, उनको भी वहां पर ईरान में पकड़ के और बड़ा रैंसम मांगा था। तो देखिए सिस्टम ये नहीं चलता है कि आप किसी के ऊपर कुछ कर रहे हैं। अमेरिका भी गलती कर रहा है, ईरान भी गलती कर रहा है। दूसरा, अगर हम बोलते हैं ये ईरान पैलेस्टीन की लड़ाई लड़ा है, तो उससे बड़ा तो मुस्लिम सबसे ज्यादा तो कुर्दिश है। कुर्दिश की पॉपुलेशन 45 मिलियन है वर्ल्ड में, उनके पास स्टेट होम नहीं है। यही कुर्दिश को जो सुन्नी मुस्लिम्स है 90%, उनको ईरान कितना तंग करता है वो पूरे विश्व को पता है। टर्की कितना करता है, इराक और सीरिया। दूसरा, आप उइगर्स देखिए मुसलमान, उनकी भी पॉपुलेशन पैलेस्टीनियन जितने हैं, और वो चाइना ने उनके ऊपर कितनी ब्रुटैलिटी की है। तो ये ईरान उनके पीछे क्यों नहीं खड़ा होता है? तो कहने का मतलब देखिए ये सबके डुप्लीकेट स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो। और मैं तो आपको ईरान का यही बता रहा हूँ, यही तो बात है सर कि सबके यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड्स डुप्लीकेट हैं। सब जो हैं वो मेरे ख्याल से ये लबादा उड़ लेते हैं कि हम बात जो है वो कहीं ना कहीं अपने हित की कर रहे हैं। अपने हित से ज्यादा हम बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की बात कर रहे होते हैं, और ऐसे में वो जो हित हो जाते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। यहाँ सिर्फ लालच हावी हो जाता है और उसी के चलते ये दुनिया जिस संकट में फंसी हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल सही कहा सर आपने, ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से बदल दी है। देखिए ईरान जो है अब वो इस युद्ध को किन स्तर पर लड़ रहा है, वो तेल डिपोज को जिस तरीके से निशाना बना रहा है, तो वो ऑयल, वो डेटा, और जिस बात का जिक्र अभी जनरल मेस्टन कर रहे थे ना कि साहब ईरान की तरफ से चुनौती दी जा रही है, खाड़ी देशों के अंदर जो बैंक हैं, बैंकों पर वो हमला करेंगे। तो ये ऑयल है, ये डेटा है, ये मनी है, और ये वो 3 मोर्चे हैं जिसको लेकर अब ईरान खाड़ी के देशों पर हमलावर। आगे और होगा क्या, या फिर ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसका अंत कैसे होगा? ईरान को क्या चीन और रूस की तरफ से अभी शय दी जा रही है? इसी वजह से ईरान जो है वो इस मजबूती के साथ अमेरिका के सामने डटा हुआ है। तमाम सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और इस बीच भारत पहुंचा है ऑयल शिप। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा है ये जहाज। युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से ये पहला ऑयल शिप है जो भारत आया है। 1,35,335 मीट्रिक टन तेल लेकर मुंबई पहुंच गया है ये जहाज सुरक्षित। कैप्टन की सूझबूझ से युद्ध के बीच शिप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। हमले से बचने के लिए शिप का सिग्नल सिस्टम बंद कर दिया गया था। तो ये जहाज है जो खाड़ी से तेल की बड़ी खेप लेकर मुंबई पहुंच गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से क्या डिटेल्स मिल रही है। मृत्युंजय। रोमाना, देखिए ये एक बहुत बड़ी और बहुत दिलचस्प खबर है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो फारस की खाड़ी है, वहाँ पर हज़ारों जो शिप हैं वो फंसे हुए हैं क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं। इस बीच जो भारत की तरफ से एक इन रूट था, एक ऑयल टैंकर शेनलॉग कंपनी का, शेनलॉग ऑयल टैंकर, ये भारत पहुंच गया है। और ये कैसे पहुंचा, ये कैप्टन के सूझबूझ, बुद्धिमत्ता और बहादुरी से पहुंचा है। आपको बता दें कि जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये जो ऑयल टैंकर है 1,35,335 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर ये ऑयल टैंकर सऊदी अरब से भारत आ रहा था, मुंबई आ रहा था। लेकिन उसी समय युद्ध के बीच ये जहाज फंस गया। कैप्टन ने सूझबूझ दिखाई। जब फारस की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये जहाज गुजर रहा था तो कैप्टन ने पूरे जहाज का सिग्नल सिस्टम बंद कर दिया। सिग्नल सिस्टम बंद कर देने से ये रडार पर जहाज नहीं दिखता है, यानी हम और आप भी चाहें तो हमारे पास जो सिस्टम है उस पर हम इस जहाज को पानी में नहीं देख सकते थे। और जब एक बार खाड़ी से निकलने के बाद अरब सागर का भी एक सुरक्षित दायरा पार कर लिया, हिंद महासागर में यानी भारतीय नौसेना के एक रेंज में जब ये जहाज आ गई, तब ये अचानक से रडार पर दिखने लगा और सुरक्षित पूर्वक 1,35,335 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर ये जहाज मुंबई पहुंच चुका है। कल दोपहर को ये पहुंच चुका है, शाम तक इससे डॉक कर दिया गया है। अब ये जो देखिए गनीमत रही कि
कि आखिरकार ये जहाज जो है वो सुरक्षित तरीके से मुंबई पहुंच गया और कल ही ये मुंबई पहुंच गया था। आपका बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। हम सीधे रुक करेंगे, खास मेहमान डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष, सवाल ये कि समस्या तो बनी हुई है और ऐसे में जो ईरान कह रहा है कि साहब $200 प्रति बैरल के लिए दुनिया तैयार है, आपको लगता है क्या ये संकट इस हद तक बढ़ सकता है या फिर सिर्फ ये दावा हवाई ही है, प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक? जी, ये मेरे को लगता है ये एक पैनिक लोगों को क्रिएट करने के लिए है, ताकि लोग सजग भी रहे, जागरूक भी रहे एंड सोचे भी। लेकिन जिस हिसाब से भारतवर्ष में एक्शन हो रहे हैं, मेरे को लगता नहीं यहाँ तक जाएगा। 140-150 तक जाने की संभावना बन सकती है। लेकिन जैसा कल ट्रम्प सामने बोला कि भाई इट इज एंड ऑफ द वॉर एंड वो एक अच्छा एग्जिट रूट निकाल रहे हैं, बट आई शुड से दैट ही इज टेकिंग आउट ए गुड एग्जिट रूट। मेरे को लगता है ये सब क्राइसिस 10-15 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी एंड ए नॉर्मलिटी विल कम। तो मतलब वो एग्जिट रूट फाइनली अमेरिका को ही निकालना होगा। जनरल मेस्टन, अमेरिका ने शुरू किया और खत्म का रास्ता भी अमेरिका को ही देना होगा। देखिए, वही साइड पहले खत्म करेगी जो डिक्टेट कर सकता है कि वो विक्ट्री को डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने विक्ट्री अचीव की है कि नहीं। आज की तारीख अगर देखते हुए तो किसी साइड की अभी विक्ट्री नहीं है और अमेरिका की तो बिल्कुल विक्ट्री नहीं है। आज पलड़ा उस लिहाज से भारी ईरान का है क्योंकि वो डोमिनेशन तो करके रखा हुआ है और अभी तक इनका मिसाइल ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद जनरल मिस्टर डॉक्टर आशुतोष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमारे पास इतना ही है। देखिए, कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज ने भारत में खामेनेई के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम से बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान परिवहन चाहता है। वो सुन लीजिए आप। There are concerns about the oil which we get through the Strait of Hormuz. Yes. And to the extent of the last report that we've received is that probably Iran has allowed China to sail through the Strait of Hormuz. Yes. Even if there is a blockade or not, sir, you can clarify on that. Will you also allow India to pass through the strait? Actually, according to the news, I read it. I didn't hear from himself because I'm here. The Chief of National Security of Iran, Dr. Lajani, and also the spokesman of Parliament, they mentioned that the Strait of Hormuz is not blocked. And Iran till now didn't ban it. If Iran bans that one and block it, none of the ship can pass at that strait. But the condition is not good because of the security and because of these conditions. Iran wanted to implement the sea regulations because of that, because they are not sure that this oil is going to support American force or is going for the other people. And this is the situation, and we hope that none of countries be affected by this situation, and they have to know that, I repeat it, they have to know that this situation is created by United States. कुल मिलाकर ईरान की तरफ से हर मोर्चे पर कटघरे में अमेरिका को ही खड़ा किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।